क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर मुनीबा फारूक। हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आज हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बुक्स अपने हाथ में ले लीजिए, साथ साथ स्टेटमेंट देखते जाइए कि आपको प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। आपकी प्रॉब्लम 4.1 क्या है? अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 मीटर लॉन्ग। आपको बोला जाता है कोई भी ग्रास कटिंग मशीन है, उस पे फोर्स एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है। फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी? 40 न्यूटन। एंगल कितना बना रही है? 20 डिग्री। अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, वर्क डन को फाइंड करना है। आपको पता है कि अब फोर्स इस डायरेक्शन में है। फोर्स अगर किसी भी एंगल पे लग रही हो तो हम फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एफ साइन थीटा बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा? एफ कॉस थीटा। आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की अलॉन्ग होगा। आपको बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। ग्रास कटिंग मशीन जो है, ये लॉन मूवर जो है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? 20 मीटर का। तो अब आपको क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी। अब डी डॉट को ख़त्म करते हैं, कॉस थीटा लग जाएगा। या आप इस लिहाज से भी दे सकते हैं कि फोर्स का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगा। तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है? एफ कॉस थीटा। आपने एफ कॉस थीटा लिखा यहाँ पे। अब आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे 40, डी की वैल्यू पुट करेंगे 20, कॉस एंड थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 20 डिग्री। आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास वर्क क्या आ गया? 7.5 10⁻² जूल। जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो आपने साथ में यूनिट को ज़रूर मेंशन करना है। अगर आप यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है आप उसमें से फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखें, कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उनको डाटा की फॉर्म में लिखें। डाटा की फॉर्म में लिखने का 1 मार्क्स होता है। उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का फार्मूला का जो होता है 1 मार्क्स होता है, और 1 मार्क्स जो होता है उसकी आंसर का होता है। तो तब जाके आपके न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स बनते हैं। आप सबसे पहले डाटा लिखें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका 1 नंबर। देन आपने जो आंसर लिखना है विद यूनिट, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। अब हम 4.2 प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। रेन ड्रॉप, उसका मैथ दिया गया है 3.35 10⁻⁵ kg, falls vertically at a constant speed under the influence of the force of gravity and friction. In falling through 10 meter, how much work is done by the gravity and the friction? अब वो कहते हैं कि आपके पास कोई भी रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है, उसका मैथ आपको कितना दिया? 3.35 10⁻⁵ kg आपको मैथ दे दिया गया है। वो फॉल कर रहा है, उसकी हाइट दे दी है उन्होंने 100 मीटर। फॉल कर रहा है, आपको पता है जब नीचे आ रहा है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। अब आपको मैथ दिया गया है और साथ में आपको हाइट भी दे दी गई है, और आपसे पूछा जाता है कि आप वर्क कैलकुलेट करें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, और आपको पता है कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अगेंस्ट द मोशन होती है। अब इसकी मोशन नीचे की डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके हम कह सकते हैं कि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन की वजह से, और हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है ग्रेविटी की वजह से। एक रेन ड्रॉप है जो कि फॉल कर रहा है 100 मीटर की हाइट से। उस पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आपने वर्क डन फाइंड करना है ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, एंड देन आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पार्ट ए में आपको क्या क्या बताया गया? मैथ बताया गया 3.35 10⁻⁵ kg। आपको पता है कि जब आपका रेन ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो एंगल कितना बनेगा? 0। अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे को फॉल कर रहा है और कोई फोर्स उस पर ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है तो
एंगल कितना बनेगा 180। अगर रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी की डायरेक्शन में नीचे है तो थीटा क्या बनेगा 0। अगर रेन ड्रॉप जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपर डायरेक्शन में है तब थीटा क्या बनेगा 180। आपने इन दोनों सूरतों में वर्क डन कैलकुलेट करना है। पार्ट ए में आप क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड में आप क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, W = mg cos थीटा। मैथ्स की जगह पे आपने 3.35 10 - 5 पुट कर दिया। जी की जगह पे आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। आप जी की वैल्यू पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। आप 1 इधर पुट करें, आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 0.0328 जूल। अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है अगेंस्ट फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से। आपको पता है फ्रिक्शन की फोर्स अपर डायरेक्शन में है और रेन ड्रॉप की मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा 180। इस सूरत में एंगल जो है वो 0 है और इस सूरत में एंगल जो है हमारे पास 180 है। फॉर्मूला क्या है mg cos थीटा। आप m की वैल्यू पुट करेंगे, देन आप g की वैल्यू पुट करेंगे 9.8 cos 180 पुट करेंगे तो -1 तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है -0.0328 जूल। आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। ये वर्क डन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वर्क डन है और ये किस वजह से वर्क डन है, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वर्क डन। अब हम प्रॉब्लम 4.3 की तरफ चलते हैं। 4.3 में क्या कहा जाता है, 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? आपसे बोला जाता है कि आपके पास 10 bricks हैं, 10 ईंटें हैं। आपने क्या करना है, उसमें से एक की हाइट आपको दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0.06 मीटर आ जाएगा। आपको कहा गया है कि आपके 10 ईंटें दी गई हैं और आप इन 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। एक दूसरे को ऊपर रखते हुए आपको क्या करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है कि टोटल वर्क डन कितना है। और आपको मैस भी बता दिया गया है, मैस कितना है 1.5 kg। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। आपको हाइट दे दी गई है, एक ब्रिक की हाइट जो है वो क्या है, आप सपोज करें एक ब्रिक है उसकी हाइट क्या है 0.06 मीटर। आपसे कहा जाता है कि इस ईंट के ऊपर मज़ीद 10 ईंटें रखते जाएं और टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। ये ईंट है, आपने फर्स्ट ईंट जो है वो एक टेबल पे रखी। अब इसकी हाइट यहाँ पे क्या है, टेबल को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लें तो उसकी हाइट यहाँ पे क्या है 0। ये हमारे पास पहली ईंट है। तो आप अगर इसका वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है mg। अब हाइट क्या है इसकी 0h। आपने फर्स्ट ब्रिक का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसके ऊपर दूसरी ब्रिक रखते हैं उसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा mg 1h। उसकी हाइट 0 से अब 1 तक पहुंच गई है। अगर आप इसके ऊपर थर्ड ब्रिक रखते हैं आपके पास वर्क डन क्या होगा mg, हाइट कितनी हो गई है 2h। इसी तरह अगर आप 4 ब्रिक रखते हैं इसके ऊपर आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा 3mgh। अगर आप 5 ब्रिक रखते हैं 4mgh। 6 के लिए क्या हो जाएगा 5mgh। 7 ब्रिक के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा 6mgh। 8 ब्रिक के लिए आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 7mgh और 9 ब्रिक के लिए आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 8mgh और 10वीं ब्रिक के लिए आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 9mgh।
आपने क्या किया है, 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखा और आपने अब क्या करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है। आपने 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखा और आपने अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। ये तो पहली ईंट का वर्क डन था, ये दूसरी का था, तीसरी का था, अब हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि टोटल वर्क डन क्या होगा कि अगर आप 1 + 2 प्लस चलते चलते सारे वर्क डन को आप ऐड कर दें तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अगर आप mg को कॉमन ले लें, mgh को कॉमन ले लें, एक्सप्रेशन अंदर क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। आप इन सब क्वांटिटीज़ को ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 45 mgh। 45 आप m की वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू पुट करें एंड h की वैल्यू पुट करें तो आपके पास वर्क डन जो है ऑलमोस्ट 40 जूल आ जाता है। इस तरह से आपने क्या किया, वर्क डन को फाइंड कर लिया। 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और टोटल वर्क डन हमने फाइंड करना है। आप पहली ईंट के लिए हाइट को 0 कंसिडर करेंगे, अगली ईंट के लिए आप हाइट को 1 कंसिडर करेंगे। आप इस तरह से टोटल वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे के सारे वर्क डन को ऐड कर दें, mgh को कॉमन ले लें तो आप उनको ऐड कर दें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 तो आपके पास 45 बनता है। आप m की वैल्यू पुट करेंगे 1.5, g की वैल्यू आप पुट करेंगे 9.8, g की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। साथ में आप h की वैल्यू पुट कर देंगे 0.06 मीटर। तो इस तरह से आपके पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 4.4। 4.4 में क्या बोला जाता है, अ कार ऑफ मैस 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 km/h इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 meters. फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे कहा जाता है कि एक कार है, आप सपोज करें ये कोई भी कार है, इसकी पहले वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 54 km/h। जब भी आपको कोई वेलोसिटी km/h में दी गई हो तो आप उसको 3.6 से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास मीटर/सेकंड में आ जाता है। आपने km/h को मीटर/सेकंड में लाना हो तो आप उस क्वांटिटी को 3.6 से सिंपली डिवाइड कर दें तो आपके पास वेलोसिटी जो है मीटर/सेकंड में आ जाएगी। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, आपसे कहा जाता है कि 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, 0 और उसका मैथ भी दिया गया है 800 kg। और आपने फाइंड क्या करना है, आपने रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है, आपने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है कि उस पर कितनी लग रही है। तो आप यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको पता है क्या होता है, W = FT, डेल काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ½ mvf² - ½ mvi²। आपको फोर्स फाइंड करनी है, D को आप जाकर मल्टीप्लाई कर दें m 1/2, m को आप कॉमन ले लें, vf² - vi²। D क्या है आपके पास, ds, आप इस s को D भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो आप 60 पुट कर दें, मैस की जगह पे आप 800 पुट कर दें, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आप 1500 पुट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स आ गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, -1500 न्यूटन। आपसे बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, व्हाट हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो इट मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन यूज़ हो रही है या अगेंस्ट हीट एनर्जी यूज़ हो रही है। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज़ होगी या उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी या उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करके रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं।
1000 kg automobile at the top of an incline 100 meter high and 100 meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन। आपसे बोला जाता है कि कोई भी ऑटोमोबाइल है वो इंक्लाइन प्लेन पे है। इंक्लाइन प्लेन मीन्स कि कोई भी तिरछी सी सतह है, उसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसका जो वेट है वो 1000 kg है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, वो रेस्ट पे खड़ी है। और जितनी हाइट पे खड़ी है वो कितनी है, 100 मीटर। उसने जितना डिस्टेंस कवर करना है, जितनी हाइट है उसकी वो क्या है, 10 मीटर। उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो क्या है, 100 मीटर। अब आपको बोला जाता है कि उसने मूव करके नीचे इस पॉइंट तक आना है और उस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। और उस दौरान पे उस पर फोर्स भी लग रही है। फोर्स कौन सी लग रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 480 न्यूटन। आपसे बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी न किसी पोजीशन पे मौजूद होती है, किसी न किसी हाइट पे मौजूद होती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, mgh, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। जब वो नीचे आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाती है। अब हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। बट उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क करेगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो उसमें से हम उस वर्क को माइनस कर देंगे, mgh माइनस fs। ये fs कहाँ से आया है, ये हमारे पास वर्क है अगेंस्ट फ्रिक्शन। बट हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी की, कि इस पॉइंट पर उसके पास कितनी वेलोसिटी होती है। तो हम इस v को vf भी कह सकते हैं। अब आपने क्या करना है, fs को दूसरी साइड पे ले आए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, मैथ की वैल्यू पुट करेंगे। मैथ 1000 दिया हुआ है, आपको g की वैल्यू कितनी है पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट करें, फोर्स आपको 480 बता दी गई है और डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। आप सारी वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। बट आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जस्ट आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 4.6 1000 meter cube of water is pumped from a reservoir into a tank 100 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water is 1000 kilogram per meter cube, find the increase in potential energy and the power delivered by the pump. आपको बोला जाता है आपके पास कोई भी रिजर्वायर है जिसमें पानी मौजूद है, आपने यहाँ से पानी को किसी टैंक में लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, इस पॉइंट पे लेके जाना है। यहाँ पे आप ये कंसिडर करें, यहाँ पे कोई पंप भी लगा हुआ है। पानी का वॉल्यूम कितना है, 100 मीटर क्यूब। आपने पानी को लेके जाना है ऊपर, डेंसिटी कितनी बताई हुई है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितनी हाइट तक लेके जाना है, ये हाइट इसकी कितनी है, 10 मीटर। कितने मिनट्स में लेके जाना है, 20 मिनट्स में। तो आप उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1200 सेकंड्स आ जाएंगे। और आपको कहा क्या जाता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। आपको पता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जैसे ये वाटर को ऊपर लेके जाएंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वही पूछ रहे हैं कि इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें एंड पावर डिलीवर बाय द पंप। और पंप ने कितनी पावर डिलीवर की है, आपने पावर फाइंड करनी है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब यहाँ पे हमें मैथ नहीं दिया गया बट हमें डेंसिटी भी दी गई है एंड वॉल्यूम भी दिया गया है। तो हमें पता है रो इज़ इक्वल टू m/v। रो किसके बराबर होता है, m/v। आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी, रो v। आप m की वैल्यू रो v पुट करेंगे, रो v/gh। रो की वैल्यू 1000 पुट करेंगे, v की वैल्यू आप 100 पुट करेंगे। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं है बच्चों, वॉल्यूम है। g की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे और हाइट की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 9.8 10⁻⁶ जूल।
अब आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, जितनी पावर जो है इस पंप ने डिलीवर की है आपने वो फाइंड करनी है। तो आपको पता है पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपको पता है वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी बॉडी को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाते हैं तो आप उस पर वर्क करते हैं, वही वर्क जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आप वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइडेड बाय टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आपने यहाँ फाइंड की है उसको आप पुट कर दें और टाइम की वैल्यू आप 1200 पुट कर दें तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी, 8.2 10⁻³ वाट। आपको पता है कि किलो क्या होता है, 1 किलो की वैल्यू क्या होती है 10⁻³, तो आप 8.2 किलोवाट भी कह सकते हैं। आपको बोला गया था कि 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है पानी का, आपने उसको किसी सर्टेन हाइट तक लेके जाना है, रेजरवायर से किसी सर्टेन हाइट तक लेके जाना है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें एंड पावर फाइंड करें। आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर देंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। आपसे 4.7 में क्या पूछा जाता है, अ फोर्स of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in the propelling automobile at 80 km/h. What power in kilowatt must the engine develop? वो कहते हैं कि फोर्स जो है वो 400 न्यूटन की रिक्वायर्ड है। 400 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर है, किस चीज़ को ओवरकम करना है, एयर की फ्रिक्शन को और एयर की रेजिस्टेंस को। और वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, किसी ऑटोमोबाइल की एक गाड़ी जा रही है, उसने 400 न्यूटन फोर्स लगानी है अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। वेलोसिटी उसकी कितनी है 80 km/h। तो आपसे पूछा जाता है कि पावर फाइंड करें कि इंजन की पावर कितनी होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको वेलोसिटी km/h में दी गई हो तो आप जस्ट उसको 3.6 से डिवाइड कर दें और साथ में मीटर पर सेकेंड लिख दें, तो आपके पास 22.22 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी वेलोसिटी। फोर्स जो है 400 है, वेलोसिटी 22.22 मीटर पर सेकेंड है। आपको बोला जाता है कि उस ऑटोमोबाइल की पावर फाइंड, उस ऑटोमोबाइल के इंजन की पावर फाइंड करें। आपको पता है कि P किसके बराबर होता है, F.V। ये एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी P = F.V। डॉट को ख़त्म करेंगे cos थीटा लगेगा और आपने यहाँ पे थीटा को 0 कंसिडर करना है। cos 0 क्या होता है 1। आप f की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 888 आपके पास क्या आ रहे हैं 8888। आपने अब क्या करना है, आप इसको किलो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप 8.888 इसको किस तरह से लिख सकते हैं 8.9 10⁻³ क्योंकि आप पॉइंट को इधर से उठा के जब इधर लाते हैं तो दरमियान में कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, इसलिए आपने 10⁻³ लिख दिया। तो आपके पास पावर कितनी आ गई 8.9 किलोवाट। आपने पावर फाइंड कर ली। इसके बाद 4.8 न्यूमेरिकल जो है वो आपको एज ए असाइनमेंट दिया जा रहा है। आपको मैंने 7 न्यूमेरिकल करवाए हैं। जो न्यूमेरिकल 4.8 है वो आपने खुद सॉल्व करना है और एग्जाम्पल 4.1, 4.2 एंड 4.3 भी आपको एज ए असाइनमेंट दी जा रही है। इसके अलावा 4.1 से 4.7 तक जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं आपने इनको असाइनमेंट पेजेस पे करना है। साथ में न्यूमेरिकल 4.8 आपने खुद से सॉल्व करना है और एग्जाम्पल 4.1, 2 एंड 3 इनको असाइनमेंट पेजेस पे सॉल्व करके आपने इनकी हॉट फॉर्म बाय हैंड कॉलेज में आकर सबमिट करानी है। जिस दिन आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जाएगा आपको थ्रू व्हाट्सएप बताया जाएगा कि किस डेट को आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। होप सो बच्चों आपके लिए ये आर्टिकल ईजी रहेगा।